आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको कर्जदार कंपनी और दिवालिया कानून के बारे में बताएंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। बहुत स्वागत है सर आपका जी। तो अगर आपका भी मेरे दर्शकों कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और सवाल आप पूछ सकते हैं अपना। दिवालिया कानून से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिवालिया कानून से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको चाहिए तो फोन उठाएं, नंबर घुमाएं और कॉल करिए आप हमें। राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी देंगे। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ मौजूद हैं। राम नरेश यादव जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि कंपनी को कब दिवालिया घोषित किया जाता है सर? नेहा जी, कंपनी तब दिवालिया घोषित होती है जब वह अपने कर्जों का समय पर भुगतान करने में असमर्थ होती है। हाँ। जो आईबीसी है उसके अंतर्गत इंसॉल्वेंसी की दो प्रमुख कसौटियां हैं। सबसे पहला तो कैश फ्लो टेस्ट, यानी जब कंपनी वर्तमान या निकट भविष्य में अपना भुगतान नहीं कर पाती। दूसरा है बैलेंस शीट टेस्ट, यानी जब कंपनी की संपत्ति यानी उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटी से कम हो जाते हैं जी। जब कोई क्रेडिटर, चाहे वह फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर, कंपनी को डिफॉल्ट का नोटिस भेजता है और वह स्पेसिफाइड अवधि जैसे 14 दिन और 21 दिन उसके अंदर दिया हुआ है जो नोटिस पीरियड है, उसमें भुगतान नहीं करता तो क्रेडिटर एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एनसीएलटी जब एप्लीकेशन स्वीकार कर लेता है तब सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस एक होता है, वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर प्रक्रिया सफल नहीं होती तो कंपनी को खरीद बिक्री या लिक्विडेशन के रूप में उसको दिवालिया घोषित किया जा सकता है। इस तरह कंपनी को जब दिवालिया घोषित किया जाता है जब वह अपने ऋण समय पर भुगतान नहीं कर पाती और एक आधिकारिक क्रेडिटर द्वारा एनसीएलटी के माध्यम से इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया उस पर प्रारंभ की जाती है। जी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के बारे में बताएं आप। ये सामान्य भाषा में इसे हमें समझाने की, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल ठीक बात है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 भारत का वह कानून है जो पहले अलग अलग कानूनों और न्यायालयों के जटिल तामझाम, जैसे पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट होता था, सिक्का एसआईसीए, सरफेसी, आरडीडी, पीएफआई एक्ट, मतलब काफी जो कानून थे जिनके तहत ये इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई अलग अलग ट्राइब्यूनल, बोर्ड्स या कोर्ट्स के अंदर होती थी। तो इन सबको एक समय की यानी कि इन सबको कंसोलिडेट करके और एक समयबद्ध और स्पष्ट प्रक्रिया में उसको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत उसको चेंज किया है। आईबीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कर्ज चुकों की स्थितियों को शीघ्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से सुलझाना, ताकि कंपनी की जो परिसंपत्तियां हैं या उनका जो मूल्य है वो बिगड़े नहीं, ऋणदाता जल्दी से अपनी रिकवरी कर सके और जो कंपनी का जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बना रहे। इस कानून के तहत जो क्रेडिटर है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या ऑपरेशनल हो या खुद कंपनी डिफॉल्ट होते ही एनसीएलटी में आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी सीमित समय होता है 130 दिन या अधिकतम 330 दिन। तो इसमें इस सीआईआरपी की कार्रवाई को पूरा करना अनिवार्य होता है। अब आईबीसी ने क्रेडिटर इन कंट्रोल एक मॉडल पेश किया, यानी कि आप क्रेडिटर ही रेजुलेशन प्लान का निर्णय लेते हैं और इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल है उनको नियुक्त कर प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। तो इस तरह आईबीसी से भारत में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया जो वो अधिक ट्रांसपेरेंट हुई है, तेज हुई है और इफेक्टिव हुई है। जी ठीक है, ये बताइए कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो है ये कोड क्यों लाया गया था, क्या वजह इसके पीछे थी?
भारत में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 है, वो कुछ कारण थे जिसकी वजह से लाया गया था। सबसे पहले ये एक्ट विभिन्न जो पुराने और जो टूटे फूटे अध्यादेश जैसे सिक्का होता था, आरटीडी, बीएफआई, सरफेसी, वह अन्य को एक इन सबको कंसोलिडेट किया, जिससे दिवालियापन की जो प्रक्रिया है वो एक इजी हो जाए और एक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से वो हुई है। दूसरा, जो बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते हुए एनपीए यानी कि जो बद कर्ज है उसका सामना करने के लिए इसे समयबद्ध समाधान प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको 130 दिनों में, जिसको एक्सटेंड करके 330 दिन तक वो एक्सटेंड हो सकता है, तब उसको पूरा करना, इस अवधि में पूरा करना अनिवार्य है। तीसरा जो इसका उद्देश्य था वो क्रेडिटर्स को अधिक नियंत्रण देना, यानी जो डेबिटर्स ही नहीं बल्कि क्रेडिटर जैसे सीओसी जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चलाते हैं, जिससे विलफुल डिफॉल्ट पर एक अंकुश लगता है। चौथा जो लाने का मेन कारण था वो था एसेट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देना। उनका क्रेडिट कल्चर में सुधार में मदद मिली ताकि एक तेज रिकवरी और एक बेटर गवर्नेंस से निवेशकों का जो भरोसा है उसमें बढ़ सके। तो लास्ट में मैं कहूंगा कि ये जो कोड है, ये जो प्रभावित जितने भी हितधारक है, जैसे सरकार है, बैंक है, कर्मचारी है, श्रमिक है, इनके हितों की संतुलन को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रक्चरिंग या लिक्विडेशन, इस पर जो निर्णय करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ठीक है सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई की क्या भूमिका रहती है और इस बोर्ड का गठन कैसे होता है? हालांकि आपने थोड़ा बताया, लेकिन और विस्तार से इसको बताएं। आईबीबीआई की नया जी की इसकी स्थापना इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 की जो धारा 188 है उसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। इसे संसद द्वारा बनाए गए आईबीसी अधिनियम के तहत एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर के रूप में बनाया गया। आईबीबीआई की जो संरचना है, इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन, आरबीआई का एक नॉमिनेटेड सदस्य, वित्त, कानून व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, साथ ही कुछ होल टाइम और पार्ट टाइम सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 10 मेंबर्स होते हैं इस बोर्ड में, जो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आईबीबीआई की जो प्रमुख भूमिकाएं और उसके कार्य हैं, सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स सहित जो इकोसिस्टम है उसके विभिन्न संस्थानों का पंजीकरण, प्रमाणन और निगरानी ये करता है। दूसरा, जो आईबीसी के अंतर्गत सीआरआईपी, लिक्विडेशन और व्यक्तिगत इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के जो नियम है और रेगुलेशन है उनको ये बनाता और लागू करता है जी। तीसरा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी मामलों में संबंधित डेटा का जो संग्रह करना, रिकॉर्ड कीपिंग, उसे प्रचारित साझा करने का काम भी ये करता है। वह गवर्नमेंट को इंसॉल्वेंसी नीति फ्रेमवर्क और सुधारों पर एक एडवाइजरी सुझाव भी देता है। ट्रेनिंग व रिसर्च कार्यक्रम है, इनका आयोजन भी करता है। तो संस्थागत जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, अच्छे व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए डिसिप्लिन और इन्फोर्समेंट, सस्पेंशन, फाइन, ये भी इनके पास अधिकार है ये सब करने के। तो संक्षेप में कहें तो आईबीबीआई एक जो रेगुलेटरी बॉडी है जो न केवल इंसॉल्वेंसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है बल्कि उससे संबंधित पेशेवरों, डेटा प्लेटफॉर्म्स और मूल्यांकन संस्थानों का भी ये समन्वय करती है, ताकि आईबीसी के उद्देश्य एक समयबद्ध समाधान और ट्रांसपेरेंसी व कर्जदारों के हितों का संतुलन पूरे तरीके से हो सके। जी सर, लिक्विडेशन नियमों के में अंदर किस तरह के बदलाव किए गए हैं, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। 2025 की शुरुआत में आईबीबीआई ने लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 यानी 2025 को प्रभावी बनाया, ताकि जो लिक्विडेशन की प्रक्रिया है उसको अधिक पारदर्शी, कुशल और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसमें कुछ जो प्रमुख बदलाव है वो जो लेके आई, सबसे पहला तो नीलामी का यानी जो ऑक्शन है उसकी प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत की गई। जैसे बिडर्स को 30 दिन का समय दिया गया और बिडर के जो एलिजिबिलिटी सत्यापन को 3 दिन में पूरा करना होता है।
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य किया गया। यदि शीर्ष बोलीदाता अनुपात्र पाया जाता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जमा जब्त की जाती है और अगली बोली पर विचार किया जाता है। और अंतिम रिपोर्ट की जो है वो अनिवार्यता कर दी, यानी वो कंपल्सरी कर दी। यदि कॉम्प्रोमाइज या कोई अरेंजमेंट योजना स्वीकृत होती है तो लिक्विडेटर को अंतिम रिपोर्ट दायित्वपूर्ण जो एनसीएलटी में जमा करनी होती है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में अनक्लेम्ड जो डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड है, वो जमा करने से पहले लिक्विडेटर को डिटेल डिस्क्लोजर, एक टैक्स कटौती का करना आवश्यक है। और भले ही कोई अनकॉल्ड कैपिटल हो, उसके लिए एडवोकेट सेफगार्ड जो मौजूद हो ताकि एक अननेसेसरी डिले समाप्त हो। तो ये जो नियम है, ये बदलाव है, क्रेडिटर के हितों की रक्षा करते हैं और जो प्रक्रिया है उसमें एक व्यवहारता और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं। ऑक्शन से रिकवरी रेट सुधारने की संभावनाएं भी बढ़ी है और टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीशन जो सुनिश्चित करने की भी ये काम करते हैं। सर, नए लिक्विडेशन नियमों से किसे और किस तरह का फायदा होगा? कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट वालों को इससे फायदा होगा। हाँ, बिल्कुल होगा नेहा जी। 2025 के जो लिक्विडेशन प्रोसेस अमेंडमेंट रेगुलेशन है जो 28 जनवरी 2025 को लागू हुए, तो ये विशेष रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े जितने भी क्रेडिटर हैं, खासतौर पर होम बायर्स, इनके हितों की सुरक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले तो इसमें जो बोली यानी जो नीलामी होती थी उसकी प्रक्रिया में एक सुधार लाया गया है। जो नीलामी की अवधि 14 दिन से बढ़कर 30 दिन इसमें कर दी गई, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभागी बिड लगाने में सक्षम हो और जो परिसंपत्ति है उसका सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित हो सके। एक बैंक नेट प्लेटफॉर्म होता है, उसका उपयोग अनिवार्य कर दिया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ऑक्शन पूरी तरह ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जो रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट के जो है उनके मामलों में ये बहुत ही आकर्षित करता है। अब ये क्या लाभ होता है? अब रियल एस्टेट इंसॉल्वेंसी में जो होम बायर है उनकी एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर, उनको हिस्सेदार इसमें बनाया है और नए अमेंडमेंट के तहत जो पोजीशन हैंडओवर और रजिस्ट्रेशन भी CIRP के दौरान ही हो सकती है। यानी कि जो COC है यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, अगर वो 66% ये बोलते हैं कि उन्हें मंजूर है तो वो मंजूर होता है। अभी रिवर्स CIRP और प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन है, इनकी अनुमति से डेवलपर भी और ज्यादा समक्ष और स्टॉल प्रोजेक्ट जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनका पूरा करने में, जिसमें होम बायर्स की प्रॉपर्टी समय पर डिलीवर होती है और लिक्विडेशन से उनको बचाव का एक रास्ता मिला है। तो ये जो सब सुधार है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की एक टाइमली कंप्लीशन को सुनिश्चित करता है और रिकवरी वैल्यू है इससे और बेहतर होती है, डिस्प्यूट कम होते हैं और होम बायर को उनकी राशि व निवेश का एक बेहतर मुआवजा मिलने की संभावना भी इससे बढ़ी है। जी सर, संशोधन देनदारों को उनके देय ऋण को कंपनी के अन्य लेनदारों को सौंपने या स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसके क्या फायदे होंगे? जो IBC है, इसका जो लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन है 2020-21, इसके जो संशोधन है उसमें रेगुलेशन 30A को जोड़ा गया, जिसमें क्रेडिटर को लिक्विडेशन प्रक्रिया के दौरान अपनी जो क्लेम को लीगली अन्य पक्ष को असाइन या ट्रांसफर करने की स्पष्ट इसमें अनुमति दी गई। जो महत्वपूर्ण इसमें बदलाव किए गए, जिनसे जो लाभ मिला है, वो सबसे पहला तो क्रेडिटर अब पूरी लिक्विडेशन प्रक्रिया की लंबी प्रतीक्षा किए बिना अपनी क्लेम तीसरे पक्ष को बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर वो सोचे कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो अपनी जो क्लेम राशि है वो किसी और को देके, सपोज कोई खरीदार मिलता है तो उसको बेच के तुरंत वो निकल सकते हैं। असाइनमेंट से क्लेम का जो प्रतीक्षा और वितरण समाप्त होता है और इससे क्रेडिटर लिटिगेशन और डिले से बचते हैं। तीसरा, एक जो नए क्रेडिटर को एक ऐसी स्थिति मिलती है जैसे मूल क्रेडिटर को होती है। COC में स्टेक होल्डर के रूप में शामिल वोटिंग राइट्स के भी वो लाभ के हकदार हैं। ये मैकेनिज्म नॉन वैल्यू एडिंग क्रेडिटर के एग्जिट को आसान बनाता है, जिससे प्रोसेस तेज होता है और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की दिशा में मदद मिलती है। तो ये सब कारण है जो से IBC में ये
इनोवेशन क्रेडिटर और अलग अलग स्टेक होल्डर जैसे डिस्ट्रेस एसेट के परचेजर, एआरसी फर्म्स या थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ये प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देता है और समयबद्ध रेजुलेशन को संभव बनाता है। जी सर, संशोधन कानून में किस तरह की चुनौतियां सामने आई है? सबसे पहला तो एनसीएलटी में जो पेंडेंसी है आज भी बहुत अधिक है। जो वकील और रेजुलेशन प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज होना भी इसमें आवेदन स्वीकार होने तक ही कई महीने लग जाते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि 650 दिन यानी कि उसके अंदर 330 दिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी पार कर जाती है और कभी कभी 650 दिन तक एडमिशन से पहले ही सीआईआरपी टारगेट लिमिट से अधिक समय लग जाता है। क्लेम की जो फाइलिंग है वो प्रक्रिया बड़ी जटिल है। जो डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग इसको स्लो करता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर लिक्विडेशन वैल्यू से मिसमैच स्थितियों के चलते जो रिकवरी रेट है वो गिरता है। लोन क्लेम असाइनमेंट, नॉन रिलाइजेबल एसेट संबंधी संशोधन से भी कभी कभी मिसयूज की आशंका रहती है और क्लेम ट्रांसफर करने वाले क्रेडिटर और नए असाइनी के बीच ट्रांसपेरेंसी, प्राइसिंग, फेयरनेस पर भी सवाल उठते रहे हैं। जो फिलहाल में जो क्रॉस बॉर्डर केसेस हैं जैसे आउट ऑफ इंडिया जो केसेस है और इंटरकनेक्टेड कॉर्पोरेट डेटर्स है, इनका भी एक समन्वित समाधान स्पष्ट नहीं है जिससे ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग भी प्रभावित हुई है। तो ये सब जो चुनौतियां हैं इनके कारण आईबीसी ने इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को एक स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल इनएफिशिएंट है। जुडिशियल डिलेज भी होती है, प्रोसीजरल लूप होल्स भी है और स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार करना बड़ा जरूरी है। आईबीसी प्रक्रिया ने कैसे कर्जदाता और साथ ही कर्जदार के रिश्ते में बदलाव लाया है? आईबीसी के जो पिछले जो 2016 से और 21 में जो लोग 5 साल है इसमें मिला जुला एक जो स्पष्ट व समयबद्ध रेजुलेशन सुनिश्चित करने की जो क्षमता तो दिखी है, लेकिन वास्तविक रिकवरी और जो टाइमलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाया है। अब जैसे पीआरएस इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी उसमें मार्च 2021 तक कुल 4376 सीआईआरपी के मामलों में लगभग 39% अभी भी बंद नहीं हुए हैं और इनमें से जो 79% है वो मामले 270 दिन से भी अधिक समय उन्होंने लिया। बंद किए जो 2653 मामले उसमें 13% मामलों में ही रेजुलेशन प्लान पास हुआ जबकि 48% लिक्विडेशन पर ही समाप्त हुए। क्राइसिल की रिपोर्ट के अनुसार भी 2021 तक आईबीसी से लगभग 2.5 करोड़ की रिकवरी हुई जो लगभग जो एडमिटेड क्लेम है उसके 36% के ही बराबर थी। जो 75% मामलों की रिकवरी की दर 5% ही रही। तो हम कह सकते हैं कि इन कुछ वर्षों में बहुत ही सफल उदाहरण भी सामने आए जैसे एसआर स्टील, भूषण स्टील, दीवान हाउसिंग जैसे केसेस जिसमें समयबद्ध रेजुलेशन और एक्विजिशन हुई, लेकिन औसत सीआईआरपी जो समय है वो 459 डेज का जो रेजुलेशन प्लान और 351 दिन के लिक्विडेशन रहा। जो निर्धारित जो 330 दिन की जो सीमा थी इससे काफी अधिक रहा। जो सरकारी स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि रिकवरी दर 25 से 30% के बीच में ही है और नियमित कार्रवाई में डिले की चिंता जताई। सीओसी नियमों और रेजुलेशन प्लान के स्ट्रेंथनिंग की जरूरत बताई। तो ये जो आईबीसी है ये काफी हद तक एक सुधार तो हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो इंसॉल्वेंसी के जो केसेस हैं उसके अंदर जो रिकवरी हुई है वो उसके अंदर जो क्लेम है वो क्लेमेंट को मिल जाता है एक समयबद्ध तरीके से। इसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और समय से उनको अपना पैसा मिल जाए। ये बड़ा जरूरी है, इसको लागू किया जाए और इस पे कुछ अमेंडमेंट और सुधार किया जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।